यहां की समस्याएं हैं हिंदू मुस्लिम, यहां की समस्याएं हैं मुस्लिम। जितने आप एजेंडे देखेंगे, एसआईआर आया, लोगों को लगा मुसलमानों के वोट कम हो रहे हैं। सीए आया, सबको लगा ये मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए एक दिखाया जा रहा है। लिंचिंग्स हैं, ये सब मुसलमानों के लिए है। बुलडोज किया जा रहा है, मुसलमानों के लिए है। जितने भी जो राइट्स या जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, ये मुसलमानों के लिए है। जो एनए से अजीत डोवाल बोलते हैं कि यहां प्रतिशोध लिया जाएगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये लोग प्रोपोगेंडा करके आपको मुस्लिम लिंचिंग दिखाते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि दलित भाई तो एफआईआर भी नहीं लिखाते हैं, कितनी उनकी लिंचिंग हो चुकी है। ट्राइबल एरियाज में कितनी लिंचिंग हुई है, हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स की कितनी लिंचिंग हो रही है। जब आपसे ये मस्जिद पर हमलों की बात करते हैं, हो रहे हैं, नहीं हो रहे नहीं बोलता हूं मैं, मंदिर पे ये मज़ारों पर या दरगाहों पर जो दिखाते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि बनारस के अंदर कितने सैकड़ों मंदिर इसी गवर्नमेंट ने तोड़ दिए हैं। आरएसएस के कार्यालय के पास में हनुमान मंदिर को इसी सरकार ने तोड़ा है। इस याद के साथ आज की इस प्रतिनिधि सम्मेलन को कि हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब, हमारी जो फिक्र है, चाहे वो आज जेल में हैं, लेकिन वो फिक्र की वजह से वो आज भी हमारे साथ हैं। MK फैजी साहब और मैं और हमारे साथी लगातार उनके साथ मुलाकात करते हैं। उनके जो सवाल होते हैं या जो बात करते हैं, तो सबसे पहले तो उनके सवाल और बातों से पहले मैं आप सभी को उनका सलाम पेश करता हूं। उनकी तरफ से आप सभी को सलाम मालूम हो। आज की इस सिचुएशन में हमारे साथी, हमारे जिम्मेदार MK फैजी साहब डे टू डे पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी का ग्रोइंग के बारे में, अभी जो लास्ट इलेक्शंस निकले हैं, चाहे बिहार से लेकर अभी महाराष्ट्र तक का जो इलेक्शन है, आने वाला जो बंगाल और दीगर जो तमिलनाडु, तमाम जो इलेक्शंस हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो साथियों के बारे में बात करते हैं। क्या जितने तमाम साथी हैं सब लोग एक्टिव है ना, पीछे तो नहीं हटे हैं ना, आगे जाने के लिए तैयार है ना। और हम कहते हैं कि सब लोग तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तैयार हैं। क्योंकि जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर इस वक्त में, इस जमाने में, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो जिम्मेदारी एक पद से अदा नहीं हो सकती, वो जिम्मेदारी एक ओहदे से अदा नहीं हो सकती। वो जिम्मेदारी को जीने से, समझने से, उस फिक्र को रात और दिन महसूस करने से वो जिम्मेदारी अदा हो सकती है। और वो जिम्मेदारी हमारे देश के लिए, हमारे उन तमाम मार्जिनलाइज्ड, हमारे तमाम पिछड़े तबकात, हमारे किसान भाई, हमारे तमाम माइनॉरिटीज़, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, इवन वॉट एवर, कौन कौन गरीब तबकात हैं, जब तक उनको हक और इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि जो देश का जल, जंगल, जमीन है, वो जानबूझकर बर्बाद की जा रही है। एक होता है नेचुरली कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी क्लैमिटी हमारे यहां नहीं है। हमारा देश पूरे विश्व में
यहाँ के गंगा जुमनी तहजीब, विभिन्नता में एकता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर, पूरे विश्व में यहाँ की जो डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के आइकन्स, भगत सिंह जी से लेकर बाबा साहब अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, सावित्रीबाई फुले, फरीदा शेख, ब्रिगेडियर उस्मान, इन सब की पहचान से जाना जाता है। लेकिन आज हम लोगों को एक लंबी लड़ाई देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़नी है। मैंने आपसे जल जंगल जमीन की बात कही। अभी आपने सुना है इंदौर की घटना, सबको मालूम है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से 15 लोग गंदे पानी की वजह से मर गए हैं। उन्होंने अपनी सांसें खो दी हैं। सैकड़ों लोग अस्पतालों में हैं। आपको मालूम होना चाहिए देश में 70% पॉल्यूटेड वाटर है, 70% पॉल्यूटेड वाटर है। हर साल 2 लाख लोग इस पॉल्यूटेड वाटर से मर रहे हैं। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। और 60 करोड़ लोगों को तो पानी ही नहीं मिल रहा है, पानी का संकट है। हमारे जो जंगल हैं वो बेच दिए जा रहे हैं। आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते थे, अभी अडानी मोडानी इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर राज करने लगी है। उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प करती थी। यहां फासिस्ट गवर्नमेंट वही काम कर रही है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती थी। इंडिया खतरे में है। असम में हजारों जो एकड़ जमीन है, जंगल काट कर, शहर बर्बाद करके, मुस्लिम्स को, ट्राइबल्स को बाहर निकालकर अडानी को दे दी गई। बिहार के अंदर दे दी गई, मध्य प्रदेश के अंदर दे दी गई, झारखंड के अंदर दे दी गई, छत्तीसगढ़ के अंदर दे दी गई। पूरे देश में उसको जंगल और जमीन बांटी जा रही। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे है, खेल मैदान है, ये तमाम चीजें बर्बाद हो रही हैं। हम इसको समझना पड़ेगा। ये अडानी का प्रोजेक्शन सोच समझकर एक कॉन्स्पिरेसी के साथ हुआ है। कहीं अंबानी भी आते हैं, लेकिन ये जो मोडानी वर्क हो रहा है देश के अंदर, क्या डेलिबरेटली हमारे देश को गुलाम बनाने की तरफ ये कदम है कि इस तरह से हमारे देश के जल, जंगल, जमीन बर्बाद किए जा रहे हैं। और जितनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तमाम स्कैम्स हैं। इंडिया में आज तक जो डिमोनेटाइजेशन है, जो आप सोच रहे हैं भूल गए हम लोग, नोटबंदी, उससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ है। जितनी आप देखेंगे, जीएसटी हो, चाहे प्रधानमंत्री जो कौशल विकास हो, या स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया, एक स्कीम आप बता दीजिए जो सक्सेस है। ये गवर्नमेंट जो गरीबों का नाम लेके भी मनरेगा को जिस तरह से जीराम जी कहा गया, जितनी स्कीम्स हैं, जितनी पॉलिसी लेकर आए हैं, वो सब देश को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए। अभी आप देख रहे हैं एसआईआर पूरे देश के अंदर, उसके बारे में आप जानते हैं, इसलिए उन पॉइंट्स को जस्ट मैं आपको याद दिलाते हुए चल रहा हूं। उनके मकसद क्या हैं? हम जब बात करते हैं तो पूरे इंडिया का मीडिया और पूरी मशीनरी ये दिखाने की कोशिश करती है
और उसके अंदर जो एनएसए जो इतने बड़े औहदे पर बैठे हुए डोवाल, अजीत डोवाल, वो उसमें मुख्य रूप में, मुख्य भूमिका में आ जाते हैं। देश में दिखाया जाता है यहां पर जो समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये नहीं है। यहां की समस्याएं हैं हिंदू मुस्लिम, यहां की समस्याएं हैं मुस्लिम। जितने आप एजेंडे देखेंगे, एसआईआर आया, लोगों को लगा मुसलमानों के वोट कम हो रहे हैं। सीए आया, सबको लगा ये मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए एक दिखाया जा रहा है। लिंचिंग से ये सब मुसलमानों के लिए है, बुलडोज किया जा रहा है, मुसलमानों के लिए है। जितने भी जो राइट्स या जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, ये मुसलमानों के लिए है। जो एनएसए अजीत डोवाल बोलते हैं कि यहां प्रतिशोध लिया जाएगा, जिसमें दिखाया जाता है, सभी के स्टेटमेंट्स देखे होंगे आपने, कि एक कम्युनल भाषण दिया है यहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, जिनकी जिम्मेदारी है वो युवाओं से कह रहे हैं, यूथ से कह रहे हैं प्रतिशोध लेना है। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, हमें समझना है, और हम जानते हैं, समझते हैं, हमें जिम्मेदारी निभाना है। हमें जिम्मेदारी ये निभाना है कि अवाम तक ये पहुंचाना है कि एसआईआर का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। कितने ट्राइबल्स, जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, जो वहां पर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, कितने करोड़ों नाम कट चुके हैं। खास तौर पर ये महिला विरोधी सरकार अकेले यूपी में 22% के करीब जो लास्ट महिलाएं थी, उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए हैं। कितने ट्राइबल्स, मजदूर, शेड्यूल कास्ट के लोग, बहुत लोगों के नाम गए हैं। हमें इनके एजेंडा को चेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जब आप बिल्किस बानो के वक्त पर चुप हो रहे थे, तब हमें याद होना चाहिए वही चीज उन्नाव में भी हमारी वो बहन कौन सी है। वो हिंदू बहन नहीं है, वो इंडियन बहन है। इसी तरह से बिल्किस बानो भी सिर्फ मुस्लिम नहीं, इंडियन है, भारतीय है। ये बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जो लिंचिंग हो रही है, जब पहलू खान की, अशफाक की, और जो अलग अलग जगहों पर लिंचिंग हुई है, आज सबको मालूम पड़ा है। हमारा एक बच्चा, एक स्टूडेंट बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला है, जो एंजल चकमा है, उसकी अभी लिंचिंग करके मारा है। वो कौन है? हमें बताना पड़ेगा कि ये लोग प्रोपोगेंडा करके आपको मुस्लिम लिंचिंग दिखाते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि दलित भाई तो एफआईआर भी नहीं लिखाते हैं, कितनी उनकी लिंचिंग हो चुकी है। ट्राइबल एरियाज में कितनी लिंचिंग हुई है, हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स की कितनी लिंचिंग हो रही है। जब आपसे ये मस्जिद पर हमलों की बात करते हैं, हो रहे हैं, नहीं हो रहे नहीं बोलता हूं मैं, मंदिर पे ये मज़ारों पर या दरगाहों पर जो दिखाते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि बनारस के अंदर कितने सैकड़ों मंदिर इसी गवर्नमेंट ने तोड़ दिए हैं। आरएसएस के कार्यालय के पास में हनुमान मंदिर को इसी सरकार ने तोड़ा है। हमें बताना पड़ेगा कि यह सरकार सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये भारत की दुश्मन है, ये इंडिया की दुश्मन है। हमें समझाना पड़ेगा। अभी 10 जनवरी को हमारी एक बच्ची, जिसको 18 साल की उम्र में अगवा करके
रेप करके कितना प्रताड़ित किया है। आपको मालूम है 2023 से चल रहा है मणिपुर, आज भी राष्ट्रपति शासन लागू है मणिपुर के अंदर। उस बच्ची के बारे में बताना पड़ेगा कि महिलाओं को निकाल कर किस तरीके से उन्होंने, वो कौन से धर्म की महिला थी। मुझे अफसोस है ये बात कहने के कि मैं ये कह रहा हूं कि वो मुस्लिम महिला नहीं थी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों के जरिए से सरकार को, लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमारी भारतीय महिला थी, वो भारतीय लोग थे जिनके ऊपर अटैक हुआ, जिन पर हमला हुआ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बताएं कि जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है या जात की, धर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई फासीवाद वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, भारत की लड़ाई है। हमें अलग करना पड़ेगा इस संघ परिवार के उस एजेंडे को, फासिज्म को। बताना पड़ेगा कि ये संघ परिवार वर्सेस इंडिया है। हमें बताना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये इंडियंस को तकलीफ पहुंचाती है, मजहब दिखाकर इंडियंस को तकलीफ पहुंचाती है। ये हमें दिखाना पड़ेगा और इसका हल हमें और आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आए दिन अलग अलग एजेंडा, मैं उन पॉइंट्स पे और आगे नहीं जाते हुए, आपको मालूम है अभी हाल ही के अंदर जिस तरह से बरेली की घटना हुई, एक ऑनर ने खुद अपना खाली मकान दिया हुआ था और यहां पर आप जब 14 से 28 तक पूरे जब संविधान के उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको अपनी स्वतंत्रता, बराबरी, समानता और आपके रिलीजियस फ्रीडम, जो गैर कानूनी तरीके से ये पुलिस आज कानून पर हमला कर रही है, वो बताना पड़ेगा कि उन 12 लोगों को जो अरेस्ट किया, ये समझाना पड़ेगा कि ये वही सरकार है, टेनी की यही सरकार है जिसका बेटा मोनू मिश्रा, जिसने किसानों को कुचल दिया था, गाड़ी से मार दिया था। ये हमें समझाना पड़ेगा कि जब ये इश्यूज आते हैं तो किस तरह से हमारा देश, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसे एक करना है। इसका सॉल्यूशन कौन है? क्या हम लोग सिर्फ जज्बाती बात करने वाले लोग हैं, या हमारे पास विजन है, या कोई ऑल्टरनेट है? आप जानते हैं जितनी भी जो सेक्युलर सरकार बोली जाती हैं वो सेक्युलर नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट को बोला जाता है, जिसने इतने साल इस देश पर हुकूमत की है, राज किया। आपको समझ में आएगा कि वो लोकतंत्र से नहीं, फासीवाद से राज किया है। और मैं ये तथ्यहीन बात नहीं कर रहा हूं, तथ्यों के साथ आपसे बात कर रहा हूं। आपको मालूम है खास तौर पर जो 1980 से लेकर 1991-92 तक का जो दौर आया, 80 से 84 के अंदर, 80 to 84 के अंदर, इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव गांधी जी को क्या विरासत दी थी। ऐसे ही आरएसएस फांसीवादी लोग उनको आयरन लेडी नहीं बोलते हैं। आपको याद होगा उस वक्त के जो संघ प्रमुख सरसंघचालक बाला साहेब देवरस के साथ इंदिरा गांधी ने जो मुलाकातें शुरू की, आज तो बाहर आ चुकी हैं, खासतौर पर नीरजा चौधरी की जो किताब लिखी हुई है और दीगर और भी सोर्सेस हैं, कि बाला साहेब के साथ उस वक्त के जो देवरस बाला साहब थे, उनके साथ मिलजुल कर अपनी गवर्नमेंट बनाई है। राजीव गांधी जो उनके छोटे भाई हैं, भाऊराव देवरस, उनके साथ कितनी मुलाकातें हुई हैं। राजीव गांधी ने उनको कार गिफ्ट की है उस समय में, उनसे मिलकर ये आरएसएस बनाई है, जिसका नतीजा आपने उनके जो आरएसएस के
हृदय सम्राट मैं उन्हीं को बोलता हूं, पीवी नरसिम्हा राव को, जिन्होंने 91-92 के अंदर वो हक अदा किया जिसको बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये वही सरकार है जो कहती है कि नहीं हमने बनाया है, एक पॉलिटिकल मंदिर हमने बनाया है। ये वही सरकार है। लास्ट मुलायम सिंह जी बाकायदा तौर पर मोहन भागवत जी के साथ अपनी विरासत अखिलेश यादव जी को देके चले गए। हम जो देख रहे हैं ममता बनर्जी को इस तरह का बड़ा चैंपियन, ये वही हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ मिनिस्ट्री ली थी। आप क्या हमारे बहन मायावती जी को आज तक वो ताज कॉरिडोर से बाहर नहीं निकल पाई हैं। आज के सावरकर नीतीश बाबू को देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, ये लोग सॉल्यूशन है, नहीं हो सकते। मेरे साथियों, ये महज आपके साथ बातचीत नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमें समझनी है। हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम लोग किस तरह से इस देश को बचाएं, किस तरह से हम हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो नज़रिया रखकर देश को आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो शहीद भगत सिंह हों, अशफाकुल्ला खान हों, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर साहब हों, सुभाष चंद्र बोस हों, अबुल कलाम आज़ाद हों, सावित्रीबा फुले हों, फातिमा शेख हों, और पेरियार साहब, आप जहाँ बैठे हैं साउथ के अंदर तमिलनाडु से जो पेरियार साहब आते हैं, पेरियार साहब की जो कुर्बानियाँ हों, या जो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के बाद भी इस देश को बचाने के लिए जो शहादत दी हैं, ये सब हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया क्या सोच कर देश को आज़ाद कराया था और देश कहाँ चला गया है, हमें बताना पड़ेगा। मुझे वो चंद पंक्ति अभी राहत इंदौरी की याद आ रही है। सब लोग उसको आजकल गुनगुनाते हैं, हर हलके में उसको बोला जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कहने में बात कड़वी है, लेकिन ये हर भारतीय की बात है। जब हम बात करते हैं फासीवाद वर्सेस इंडिया की, तो हमें समझना चाहिए कि हम कैसे उसको इस धर्म की बेड़ियों से तोड़ सकते हैं। हमें बताना पड़ेगा कि उस फासीवाद के साथ, उस संघ परिवार के साथ, अगर अजमेर का दीवान भी हो और मौलाना इलियास भी हो, तो वो वही फासीवादी है। वो कोई धर्म के आधार पर अलग नहीं होगा, वो एक फासीवादी होगा। उस तरफ जो भी फासीवाद के अंदर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, क्या भी जाति धर्म का हो, वो एक अलग अधर्मी है जो फासीवाद का साथ दे रहा है। और इधर जो भी हो, अपर कास्ट ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, जो इंडिया को समझ रहा है, जो आइडिया ऑफ इंडिया को जानता है, वही असली भारतीय है, इंडियन है, जो देश को बचाएगा। इसलिए मेरे साथियों, बहुत और आगे बात को नहीं ले जाते हुए, आज हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, हमारी चाहे अब प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन से चुनकर प्रदेश कार्यकारिणी के लोग आए हैं, या नई अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आएगी, हम और आप जानते हैं, वी आर कैडर्स, हम सब कैडर्स हैं। ये असली पहचान है हमारी। हम आज इधर बैठे हों, इधर खड़े हों, या उन भाइयों की तरह हम लोग वहां खड़े हों, हम सब एक ही जिम्मेदारी के साथ, एक ही आइडियोलॉजी के साथ जीने वाले हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या जिम्मेदारी मिल रही है, क्योंकि ये ओहदा नहीं है। हमें फर्क ये पड़ता है, हम खड़े हैं, फिर भी हमारी मणिपुर की बहन को मारा जाता है, जलाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। हमें फर्क पड़ेगा कि उन्नाव के हाथरस की बहन को जलाया जाता है। हमें फर्क पड़ेगा कि किसानों को कुचल दिया जाता है। हमें फर्क पड़ेगा कि दलितों को आज भी चप्पल पहनकर नहीं निकलने दिया जाता, घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता। हमें फर्क पड़ता है कि आज भी लिंचिंग होती है और यहां के लोगों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। हमें वो फर्क पड़ता है। हमारी फर्क लोगों के आंसुओं से हमें फर्क पड़ता है।
उनकी नाइंसाफी से हमें फर्क पड़ता है, उनके साथ हो रहे अन्याय से हमें फर्क पड़ता है। हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि हमें मालाएं पहनाई हैं या हमें सजाया गया है या कुर्सियां मिली हैं। हमें यह फर्क पड़ता है क्या हम लोग जिस जिम्मेदारी को वादे के साथ निभाने के लिए निकले हैं, क्या उस वादे को हम निभा रहे हैं? क्या हम एकजुट होकर इस देश को बचाने के लिए एक आवाज बन रहे हैं? क्या एक इस आने वाले समय के लिए इस देश को एक उम्मीद दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? यह हमारी जिम्मेदारी है। आज देश को उम्मीद देने की जरूरत है। देश में एक जो खौफ का, आतंक का जो माहौल बनाया हुआ है, उस खौफ से, उस आतंक से तमाम लोगों को निकालने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले हमें मजबूत होने की जरूरत है। राम प्रसाद बिस्मिल का वो याद करिए। हमें जरूरत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत, जय सीपीआई। शुक्रिया।